आज के इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने सोशल जस्टिस की डिस्कशन को, जहां पर हम बात कर रहे थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेफिनेशन है, वो डिफाइन किया गया आर्टिकल 342 के अंदर। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कि कितनी परसेंटेज है भारत के अंदर इनकी पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो रफली अराउंड आपकी 8.2% के आसपास इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसमें से जो आपके रूरल एरिया में रहने वाले लाइक एसटीज हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अराउंड 89% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 90% आप लगा सकते हैं। और 10% के आसपास आपके कहाँ पर रहते हैं, अर्बन एरियाज में। और जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का, वो मैक्सिमम टाइम ये 10% पॉपुलेशन ही ले पा रही है। अब यहाँ मैंने आपको कुछ एक चीजें बता दी थी कि कोई ट्राइब को हम कैसे कह सकते हैं कि वो लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो थोड़ी प्रिमिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मींस ऑफ लाइक सभी ट्रेड्स वगैरह उन्होंने अपना रखे। प्रिमिटिव ट्रेड्स होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आदिवासी जनजीवन से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, पुराना, जहां पर उनके कस्टम्स वगैरह हो सकते हैं, अपना खुद का कल्चर हो सकता है, या अपने खुद के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, कुछ ऐसी चीजें इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमूमन आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर आपको बहुत से ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकली फॉरेस्ट से कवर एरिया है और आइसोलेटेड एरिया है, मेनलैंड से थोड़ा अलग है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको आइसोलेशन देखने को मिलती है। और इसी वजह से इनका कल्चर बाकी जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उससे अलग है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कई बार ये बहुत शाई होते हैं, मतलब लाइक इनको शर्म आती है दूसरी दुनिया से, यानी बाहर की दुनिया से बात करने में। तो इस वजह से ये दूसरों से अलग रहकर ही, यानी कि जंगल में एकांत में रहकर ही खुश है। तो ये भी एक कारण है जिनकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी अलग है आपके जो लाइक शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट है उन सभी से। अब यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी एक रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि कई बार इनका शोषण होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट अस कम टू दी बेसिक डाटा एंड फैक्ट्स, जहां पर आपको मैंने कुछ चीजें बताया था कि अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात की जाए तो इनका लिटरेसी रेट मेल्स में ज्यादा है, अराउंड 68% के आसपास, और फीमेल में अराउंड 49% के आसपास आपको देखने को मिलता है। इन जनरल अगर बात की जाए ओवरऑल लिटरेसी रेट 69.4% तक बढ़ गया है। अब पहले ये हुआ करता था अराउंड 59%। तो अभी रिसेंट टाइम में हमने कुछ डाटा में देखा, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वगैरह में, कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। अब आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये कुछ ऐसी स्टेट एंड यूटीज है जहां पर आपको एसटी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है। और खासकर इनकी कंसंट्रेशन अगर हम बात करें थ्रू आउट इंडिया, अगर आपको मैप ड्रॉ करना हो तो आप सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ये वाला जो बेल्ट, उड़ीसा वाला, ये वाला बेल्ट, यहाँ पर आपको ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर इस साइड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर, तो आपको समझना होगा कि इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार आप मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। अब ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ये भीड़ से हटकर है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें से भी लीस्ट डेवलप्ड है। मान लीजिए 100 लोग हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन में आते हैं, तो उन 100 में से जो लीस्ट डेवलप्ड हैं उनको हम किसमें डाल देते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। एज पर देबर्ग कमीशन जो कि 1973 में बना था, इनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था। अब 2006 के बाद से इनका नाम चेंज करके कर दिया गया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इनमें से कईयों की लैंग्वेज ना ही हो, मतलब कोई लिखने की लैंग्वेज ना हो, बोलने वगैरह की अपनी लोकल भाषा हो सकती है। इनका जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से इनके अंदर चेंजेस बहुत स्लो देखने को मिलेंगे आपको। मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा लाइक आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आइलैंड्स वगैरह में इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, या ऐसे जंगलों में देखने को मिल सकती है जहां पर इंसान जल्दी से जाना पसंद भी ना करे। मतलब पसंद की इन द सेंस कि वहां पर जाना उनके लिए खतरे से खाली ना हो। उसके अलावा होमोजीनियस है, मतलब ऐसा है कि जो इनका कल्चर है एक पर्टिकुलर एरिया में उसी टाइप का कल्चर देखने, आपकी दक्षता या आपकी कैपेबिलिटी, इनको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है। अब इनमें से आपके पास, मतलब ये तीनों वैसे तो सिनोनिम्स ही हैं। अब ये अगर आपके पास है तो आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्रीड से बिलोंग करते हैं, किस रेस से बिलोंग करते हैं, किस सेक्स से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वांट समवन हु इज कैपेबल। अब अगर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लाइक जातीय डिस्क्रिमिनेशन था, जो हम कहते हैं कि सोसाइटल डिवाइड एग्जिस्ट करता था कास्ट बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लगेगा। और अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होगा तो इससे सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस प्रमोट होगा। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का एक और पर्सपेक्टिव भी हम देखते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि विदेशी निवेश, जो हम कहते हैं कि एफडीआई, एफपीआई, ये चीजें कहीं ना कहीं भारत में इंक्रीज होंगी। अब अगर भारत में एफडीआई, एफपीआई वगैरह इंक्रीज होंगी तो इससे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगी। अभी जैसे हम मेक इन इंडिया वगैरह को प्रमोट भी कर रहे हैं। अब इससे कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू इंडिया का इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो इससे जो स्कीम्स वगैरह हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स होती है सामाजिक कल्याण की, वो ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट होंगी। अब इससे क्या होगा? इससे सोशल जस्टिस को हम इंश्योर करेंगे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा तो इससे इंप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इक्वल होगा, और इससे आप कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाएंगे। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन से एक और बेनिफिट है, हमारे पास वेस्टर्न थॉट प्रोसेस आता है, वेस्टर्न कल्चर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट होता है। और वेस्टर्न कल्चर में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम होता है। ऑल्दो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन कम होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हमने ये भी देखा कि ब्लैक्स को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था यूएसए में। बट स्टिल मैं ये मानता हूं कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहां पर सेकुलरिज्म के अलग मायने हैं, वहां पर धर्म बिल्कुल अलग है। दे डू नॉट प्रमोट रिलीजन, वो कहीं ना कहीं धर्म से बिल्कुल अलग है। जैसे इंडिया में तो लाइक ऐसा है ना कि सभी धर्मों को समान कहीं ना कहीं हम अधिकार देते हैं, या ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट देते हैं। बट वहां पर स्टेट और रिलीजन टोटली डिफरेंट है। अब अगर स्टेट और रिलीजन टोटली डिफरेंट होंगे तो वहां पर जो जातीय भेदभाव है या रिलीजन के बेस पे भेदभाव है वो कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर का अच्छा ट्रेट यहां भी देखने को मिल सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि इन टोटल जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है ये हेल्प करता है सामाजिक जस्टिस यानी कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। एंड कुछ एक इसके नेगेटिव है, बट विद टाइम हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़े ही ना, अगर हम लोगों में अच्छी एजुकेशन डाल दें, अच्छे स्किल्स डाल दें, अगर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां अच्छी मिलने लग जाएंगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उस डायरेक्शन में भी वर्क करने की जरूरत है जहां पर हम उसकी जरूरत ही ना पड़ने दे रिजर्वेशन की। अब जैसे हम बात करते हैं कि सब्सिडीज वगैरह की, अगर हम किसानों को मल्टीपल ऑप्शंस दें इनकम के, जहां पर उनके एक्सपोर्ट के चांसेस भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं, साथ के साथ हम कोशिश करें कि डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस की स्टेबिलिटी भी रहे और किसानों को फेयर प्राइस मिल सके अपने लाइक
उत्पादन का, तो इससे हम कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर सकते हैं कि वी डू नॉट नीड सब्सिडीज इन द फार्मलैंड्स। तो उस चीज को हम प्रमोट करते हैं। तो यहां से इस चीज को आप इन टोटल समझिए कि ग्लोबलाइजेशन से कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक मिडिल पाथ को हम एस्टैब्लिश कर सके एज पर बुद्धास फिलॉसफी। तो यहां इस टॉपिक में इतना ही। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, या कैसे सोशल जस्टिस प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इस टॉपिक को समझते हैं, आइए। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके टोटल 17 गोल्स हैं। अब इन 17 गोल्स में से कौन कौन से हम लिंक कर सकते हैं सोशल जस्टिस के साथ, आइए सबसे पहले इन्हें समझते हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉवर्टी रिडक्शन, तो क्या इससे हम इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने की कोशिश करें? अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को इससे कम कर रहे हैं तो क्या ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात नहीं हुई? सेम हंगर की बात करें तो हंगर, जब हम जीरो करने की बात करें, जीरो हंगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में सोशल जस्टिस को हम प्रमोट कर सकें। देन हेल्थ एंड वेलबींग, जब हम हेल्थ को प्रमोट करें, ये भी तो एक तरह से पर्यावरण को बचाना भी हुआ और साथ ही साथ सोशल जस्टिस को प्रमोट करना भी हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की इंप्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर लोगों का इंप्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा तो इससे भी तो सोशल जस्टिस ही प्रमोट होगा। साथ ही साथ एजुकेटेड यूथ में कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट लेवल ठीक ठाक होता है और वो किसी तरह के भेदभाव में बिलीव नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चंडीगढ़, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट यूटीज में से एक है, बट यस एक डिसेंट लेवल पे है। अगर यहाँ पर आप देखें तो केसेस अगेंस्ट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन का और कहीं ना कहीं कनेक्शन है डिस्क्रिमिनेशन का। अगर एजुकेशन लेवल लोगों का अच्छा होगा तो इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लेवल कम होता जाएगा, लोगों में समानता हम प्रमोट कर सकते हैं। सेम गोज विद यहाँ पर एक प्रिंसिपल दे रखा है, जेंडर इक्वालिटी। ऑल्दो यहाँ पर सिर्फ 2 जेंडर्स की बात की गई है, कहीं ना कहीं तीसरा जेंडर, ट्रांसजेंडर, यहाँ पर निगलेक्टेड है अभी भी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए भी कैसे कुछ बेटर कर सके, इसके ऊपर हम फोकस करें। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब जस्ट मेन एंड वुमेन नहीं है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस चीज को हमें समझना होगा, और अगर इसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोशल जस्टिस को ही प्रमोट करते हैं सोसाइटी के अंदर। ऑल्दो क्लीन वाटर और सैनिटेशन को मैं इतना ज्यादा लिंक नहीं कर सकता हूं सोशल जस्टिस से, बट एक चीज समझिए, सैनिटेशन जहां देखने को मिलेगी वहां पर लोग कम बीमार पड़ेंगे। अब लोग अगर कम बीमार पड़ेंगे तो उनकी एजुकेशन लेवल भी ठीक रहेगा, और साथ ही साथ जो आउट ऑफ पॉकेट मेडिसिन के लिए खर्चे होते हैं वो कम रहेंगे। तो इससे पॉवर्टी के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम होंगे। तो एक चीज ये याद रखना कि आप इससे लिंक कर सकते हो क्लीन वाटर को और सैनिटेशन को। अब साथ ही साथ यहाँ पर जैसे इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बट इसको देखिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क कहीं ना कहीं बात करता है सोशल जस्टिस की, क्योंकि जब आप काम पे एक किसी इंसान को ठीक ठाक वातावरण देते हैं जहां पर उसे सम्मान मिले, डिग्निटी मिले, तो कहीं ना कहीं वो वर्क भी अच्छा करेगा। तो डिसेंट वर्क मींस कि वहां पर उसकी ह्यूमन डिग्निटी को हम कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। अब जैसे मैनुअल स्क्रिंजर जो थे, उनकी कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी को हम इंपैक्ट कर रहे थे, तो वो एक डिसेंट वर्क में नहीं आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू उतना आएगा, रेवेन्यू उतना आएगा तो इससे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं समाज की कल्याणकारी नीतियों में और ज्यादा निवेश कर सकेगी। अब रिड्यूस इनइक्वालिटी मींस अलग अलग सेक्शंस में हम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि देखिए क्लाइमेट एक्शन का जो भी आप बात करते हैं, जो ये आर्टिकल मतलब इसके गोल 13 की बात करते हैं हम, तो क्लाइमेट एक्शन क्यों जरूरी है इसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लाइमेट एक्शन एक चीज समझिए कि वनरेबल सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। क्यों? जैसे फ्रीक्वेंट हीट वेव आएगी। अब हीट वेव से किसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा? क्या अंबानी के ऊपर इसका असर होगा, या एक ऐसे इंसान के ऊपर जो बाहर सब्जी बेच है या ठेला लगाकर बैठा है, या आप ये कह सकते हैं दिन भर डे लेबर है, दिन भर दिहाड़ी करता है, जो नॉर्मल वर्कर है? इसका आंसर यही रहेगा कि इसका ज्यादा इंपैक्ट वर्कर्स के ऊपर देखने को मिलेगा, बिकॉज वो धूप में ज्यादा रहेगा। तो हीट वेव का असर अमीरों पे कम होगा एज कंपेयर टू गरीब। अब ऐसे ही मान लीजिए फ्लड आ जाता है, अर्बन फ्लड हो चाहे आपका रूरल फ्लड हो, अब फ्लडिंग की वजह से ज्यादा इंपैक्ट अमीर को पड़ेगा या गरीब को? ऑल्दो मैं ये कहता हूं कि एक टाइम के लिए अगर घर में पानी भरा तो सबके भरेगा, बट कहीं ना कहीं जो रिकवरी है अमीर इजीली कर सकता है। अंबानी के घर में अगर बाढ़ भी आ जाए तो वो 2 दिन में उतना ही पैसा कमा लेगा जितने का उसका नुकसान हुआ है, बट गरीब आदमी का तो पूरे सालों साल की मेहनत उसमें होती है, चाहे वो घर हो, घर के समान हो। तो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी के इंसिडेंट्स जो है क्लाइमेट चेंज से और ज्यादा बढ़ेंगे, और इससे सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आएगा, बाधाएं आएंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये कहूंगा आपको कि क्लाइमेट चेंज के एक्शंस भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो 16वां प्रिंसिपल है, जहां पर हम पीस एंड जस्टिस को प्रमोट करें, तो ये तो आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं सोशल जस्टिस से। तो अब एक बार सोशल जस्टिस के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में लिंकेज एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम कैसे अभी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड को कोई इंपैक्ट ना पड़े। हमने इस तरह से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अब जब हम रिसोर्सेज को इस तरह से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम 3 चीजें करते हैं इसमें। पहली चीज, हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, मतलब लाइक वी आर कंजर्विंग द एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। देन हम वुमेन एम्पावरमेंट या सभी सेक्शंस की एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वुमेन स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इस चीज को कह रहा हूँ। देन इसके साथ साथ हम गुड गवर्नेंस को भी प्रमोट करते हैं जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिकॉज बिना ट्रांसपेरेंसी के यू कैन नॉट इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया हम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप चेक कैसे करेंगे? तो यू नीड 2 थिंग्स गुड गवर्नेंस में, यू नीड ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी। अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोक सकेंगे। अब अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो कहीं ना कहीं करप्शन कम होगी, करप्शन कम होगी तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो अच्छी तरह इंप्लीमेंट होगी, और अगर गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होगी तो इससे सोशल जस्टिस को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब यहीं पर एक चीज आ जाती है कि लाइक पर्यावरण के ऊपर अगर हम कहीं ना कहीं वर्क करते हैं तो इससे क्या होगा? अब इससे प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स में कमी देखने को मिलेगी। अब अगर इनके अंदर कमी देखने को मिलेगी, यानी डिजास्टर आपके मैनेजमेंट के ऊपर कम पैसा लग रहा है, कम लोग इससे इंपैक्ट हो रहे हैं, तो इससे हमारी जो लाइक जो वनरेबल सेक्शन है उसके सामने भी कम चुनौतियां होंगी, उनके सामने भी कम चैलेंजेस होगी, तो इससे भी हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। देन अगर वांछित वर्ग यानी इफ वी टॉक अबाउट कि दलित समुदाय, ट्राइबल सोसाइटी, वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स, अगर इन सभी की बात की जाए, अगर हम इन सभी के डेवलपमेंट के लिए ढंग से काम करेंगे, यानी कि इन्हें सशक्त करेंगे, इंपावर करेंगे, तो इनसे इनकी इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगी। इकोनॉमिक इंपावरमेंट अगर बढ़ेगी तो आप ये समझिए कि सामाजिक न्याय को हम कहीं ना कहीं मूलभूत स्वरूप दे पाएंगे, हम कहीं ना कहीं इसे इंश्योर कर पाएंगे। तो ये चीजें, अब मान लीजिए सामाजिक न्याय यानी कि आप ये देखिए कि सोशल जस्टिस आपने प्रमोट कर दिया,
अब क्या सोशल जस्टिस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है? तो मान लीजिए सोशल जस्टिस है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए, अगर सोशल जस्टिस आपकी सोसाइटी में प्रमोट होता है तो इससे कहीं ना कहीं इनकम इंक्रीज होगी सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। अब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे जो बकरियां चलाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो पेड़ काट के जंगलों में जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, वो कम करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे बकरियां चलाने की क्या जरूरत है? मैं कहीं ना कहीं किसी डिसेंट जगह पे जाकर जॉब कर सकता हूँ, इंजीनियर हूँ, एमबीए कर रखी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे लिए लाइक पढ़ाई है मेरे पास, तो मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ, मैं अपनी जो आजीविका है, जो इनकम है, उसे जनरेट कर सकता हूँ। अब अगर इससे मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, इनकम अच्छी है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे जैसे जो एनवायरमेंट के जो ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे अगर हम बात करें जो कैटल पॉपुलेशन है भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब मान लीजिए लोग पढ़े लिखे हैं और लाइक अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह का विकास भी हो रहा है देश में, क्योंकि लाइक देश पढ़ा लिखा है, तो लाइक नई नई टेक्नोलॉजी भी आएंगी, नए नए इजाद भी होंगे, तो कैटल के जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन लेवल अगर मान लीजिए हम किसी और तरीके से इंक्रीज कर सके, जहां पर नंबर को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पर कैटल पॉपुलेशन कम होगी। कैटल पॉपुलेशन कम होगी तो इससे क्या देखते हैं आप कि ओवरग्रेजिंग कम होगी, ओवरग्रेजिंग कम होगी तो डेजर्टिफिकेशन कम होगा, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को ही तो बचाने की बात होगी, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। साथ ही साथ मान लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं तो लकड़ वगैरह कम कट रही है, या आप ये कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंट के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज वो कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज पेड़ कम कट रहे हैं, पेड़ की कंजर्वेशन होना ये भी तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं। अब पहले जैसे मान लीजिए लोगों की इनकम वगैरह ठीक नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, चूल्हों के ऊपर रोटी बनाते थे। जैसे मैंने आपको कई बार कहा भी है कि गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम में फ्री सिलेंडर बांटे, यस वेल एंड गुड, सभी को कनेक्शन मिल गया, अच्छी बात है, बट उस कनेक्शन को यूटिलाइज करवाना भी तो है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि इनकम जनरेशन के ऊपर फोकस करना होगा लोगों की। अगर इनकम ठीक होगी तो अपने आप लोग ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे, और एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होता है, बिकॉज इससे पोल्यूशन कम होगा, पेड़ भी बचेंगे, तो बट ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगी इससे। अब एक और चीज भी है, अवेयरनेस जनरेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके इंप्लीमेंटेशन में भी सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आज की डेट में किसी को कहूं कि भैया आप सोलर पावर प्लांट लगवा लीजिए अपनी छत पे, रूफटॉप पैनल लगवा लीजिए, क्या लोग लगवाएंगे? नहीं लगवा पाएंगे, बिकॉज एक तो अवेयरनेस कम है, पहली चीज, चलो अवेयरनेस हो भी गई। दूसरी चीज इनकम पार्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर मैं लोगों को इनकम इतनी दे दूं कि भैया लोगों के पास सरप्लस पैसा है और उन्हें पता है कि सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने से मेरे को और पैसा ही मिलेगा, मेरा पैसा और बनेगा ही, तो बट ऑब्वियसली लोग उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है सोशल जस्टिस। तो दोनों में आपस में लिंक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो मेक श्योर आप इस तरह की लिंकेज को एस्टैब्लिश कर सके। क्लाइमेट चेंज और सोशल जस्टिस को भी इसी तरह से लिंक करना है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस पार्ट में हमने इतना ही देखना था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जहां पर हम जानेंगे अबाउट दलित कॉन्शियसनेस। अब देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि दलित कॉन्शियसनेस का मतलब है क्या। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? जब आप अपने आप को जागरूक करते हैं किसी चीज को लेके। दलित कॉन्शियसनेस का मतलब है कि लोगों को, मतलब दलित वर्ग के लोगों को ये समझ में आए कि भैया उनके साथ गलत हो रहा है, मतलब उन्हें इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि उनकी अपेक्षा हो रही है, उनको गुलामी की अनुभूति होनी चाहिए। इसका मतलब है दलित कॉन्शियसनेस। बट ये एक नेगेटिव तर्क है। इसमें एक और चीज ऐड होती है जिसके बाद एक्चुअल में दलित कॉन्शियसनेस बनती है। मतलब इसके बाद वो कहीं ना कहीं स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिसमें एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां पर उनके लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। मींस फर्स्ट दे हैव टू रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग। पहले इस चीज को समझना होगा। जब इस चीज को समझेंगे देन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इस चीज को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं। यहां पर जब हम लाइक न्यायपूर्ण या आप जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, उसको लाइक बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर उस जस्ट सोसाइटी में हम दो चीजों को इंश्योर करेंगे। पहली चीज कि फ्रीडम हो सभी को, लाइक बोलने की, अपने एक्सप्रेशन देने की, सब चीज की। और दूसरी चीज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी। तो यहां पर अगर ये दो चीजें आप इंश्योर करते हैं तो इसी को कहते हैं हम दलित कॉन्शियसनेस। मींस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। और यहां पर दलित कॉन्शियसनेस का मतलब है कि इन्हें समझना होगा कि इन्हें लाखों सालों से, या लाखों तो नहीं हजारों सालों से कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है वैदिक एज के बाद से ही, और इन्हें इस बात को समझकर एक ऐसे सोसाइटी के निर्माण में काम करना होगा जहां पर इनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, फ्रीडम हो एक्सप्रेशन की और सब कुछ। अब यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी कि ये जो दलित कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, दलित चेतना की जो हम बात कर रहे हैं, इज इट अ क्लास मूवमेंट और अ कास्ट मूवमेंट? अगर हम क्लास मूवमेंट की बात करें तो आपको इन दोनों के बीच में फर्क पता होना चाहिए। जैसे कास्ट मूवमेंट बेसिकली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर आधारित होती है। जैसे कार्ल मार्क्स ने बात की थी, इस सेट कि अगर इंसान का शोषण कर रहा है, और वो शोषण का मतलब इकोनॉमिक शोषण था, देयर इज अ कैपिटलिस्ट पर्सन, देयर इज अ वर्किंग क्लास, उनके बीच में देयर इज अ लाइक ऐसा रिलेशन जहां पर उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम कह देते हैं कि भैया ये एक क्लास मूवमेंट है। ठीक है जी, यहां पर दो क्लासेस आपस में क्या कर रही हैं, आपस में भिड़ रही हैं। तो अगर हम बात करें कास्ट मूवमेंट की, तो कास्ट मूवमेंट क्या है? कास्ट मूवमेंट आपको समझना होगा कि लाइक इफ समवन इज डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन हिज कास्ट, दैट इज अ क्लास मूवमेंट। जहां पर आप कहेंगे कि सिर्फ एक कास्ट को छुआछूत की वजह से अलग कर दिया गया और वो अपने अधिकारों को वापस मांग रही है, तो वो एक क्लास मूवमेंट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और ये आपको समझना होगा कि यहां पर दलित वर्ग का शोषण जो है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्लास में इकोनॉमिक बेसिस पे आपको शोषण देखने को मिलता है, बट जो कास्ट बेस है यहां पर आपको देखने को मिलेगा सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी शोषण। मींस देयर विल बी द थ्री एस्पेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ऑल विल बी वायलेटेड, नॉट जस्ट वन, देयर विल बी मल्टीपल वायलेशन। मतलब चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो, सोशो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो, देयर कैन बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भैया कास्ट बेस मूवमेंट है ये, रादर देन अ क्लास बेस मूवमेंट। अब इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि जो क्लास मूवमेंट होती है वहां पर दो अलग अलग प्रजातियों के बारे में बात हो रही है। प्रजातियां इन द सेंस की एक होगी आपकी कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरी क्लास होगी आपकी वर्किंग क्लास। बट दलित जब मूवमेंट की बात करते हैं हम, वहां पर ऐसी कोई डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलती है। वहां पर सिर्फ एक है। वहां पर वो कह रहे हैं कि भैया लाइक हमें एक न्यायपूर्ण समाज चाहिए, हम पूंजीपतियों को खत्म करने की बात नहीं करते। यहां पर जो वर्किंग क्लास है ये कहते हैं कि भैया पूंजीपति तो होने नहीं चाहिए। कास्ट मूवमेंट में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूंजीपति है या नहीं है, हम यहां पर ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खत्म करना है हमें। अब क्लास मूवमेंट में एक और चीज आ जाती है, यहां पर जैसे मैंने कहा कैपिटलिस्ट वगैरह की चीजें आप देख रहे हैं, यहां पर इकोनॉमिक वाली, और यहां पर आप कह रहे हैं कि जस्ट आप क्या चाहते हैं कि आप इक्वालिटी को फेस करें, मतलब इक्वालिटी मिले आपको। अब जब हम क्लास बेस्ड मूवमेंट की बात करते हैं तो यहां पर वायलेंस एक मेजर कंपोनेंट है इसका, मतलब वायलेंस देखने को मिलती है आपको आमूमन यहां पे। जैसे आप देखते हैं नक्सलवाद की जो घटनाएं हैं, या आप देखिए कि 1917 की बोल्शेविक रिवोल्ट आपको रशिया में देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको वायलेंस देखने को मिलती है। बट कास्ट बेस्ड मूवमेंट मे और मे नॉट बी वायलेंट।
आप इस चीज को समझिए कि टेंपल एंट्री मूवमेंट में कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं, तो वहां पर ये एक तरह की कास्ट बेस्ड मूवमेंट थी, ना कि क्लास बेस्ड मूवमेंट। अब एक और चीज याद रखना, जो आपका लाइक कास्ट क्लास है, वहां पर हम विरोध करते हैं कैपिटलिस्ट का, क्योंकि वो मजदूरों का शोषण करते हैं। बट बेसिकली अगर हम बात करें कास्ट बेस्ड जो आपकी रेवोल्यूशन वगैरह देखने को मिलती है, मूवमेंट देखने को मिलती है, वहां पर पूंजीपतियों के खिलाफ कोई इनका लाइक वो नहीं है, कोई लाइक ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, एंड ऑल दे वांट इज सोशल जस्टिस, दैट्स इट। अब क्या एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि दलित चेतना यानी दलित कॉन्शियसनेस कैन बी अ लाइक क्लास मूवमेंट, एक सेक्शन की मूवमेंट है? तो यस, एट सम टाइम हम ऐसा कह भी सकते हैं। एक पॉइंट है जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा कि क्यों मैं इसे एक क्लास मूवमेंट भी कह सकता हूं। देखिए ऐसा होता है कि दलित कॉन्शियसनेस के टाइम पे लोगों में जब ऐसी विचारधाराएं वगैरह आती हैं, तो दलित समुदाय जो होते हैं वो बेसिकली आपस में संगठित होते हैं, मींस दे विल कम टुगेदर, एक साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे की परेशानी समझेंगे और समझेंगे कि हम सभी एक ही चीज से परेशान हैं। देन यहां से निकल के आएगा एक नेता, इनका कोई लीडर बनेगा। जैसे आप भीमराव अंबेडकर जी को देखते हैं, आप ज्योतिबा फुले जी को देखते हैं, तो ये सभी क्या है, ये लीडर बन के आए ना जब लाइक दलित कॉन्शियसनेस जागी, उसके बाद दे फॉर्म्ड की कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी में आपस में डिबेट डिस्कशन वगैरह चला, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझी, और यहां से निकल के आता है नेता, एंड दिस लीडर पोर्ट्रे देयर लाइक जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उन्हें चाहिए, उस चीजों को सेंट्रल स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स में लेके आता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो काम है, ये क्लास मूवमेंट में भी देखने को मिलता है, एंड दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि इट कैन बी अ क्लास मूवमेंट एज वेल। तो कुछ एक इंचेस आपको देखने को मिलते हैं क्लास मूवमेंट के, वैसे ये क्लास मूवमेंट ही है। तो यहां पर आपको लाइक दलित मूवमेंट के बारे में, मैंने दलित चेतना के बारे में इतना ही समझाना था कि लाइक इट कैन बी अ क्लास मूवमेंट, इट कैन बी अ क्लास मूवमेंट। क्लास मूवमेंट ज्यादातर क्यों कहते हैं हम, बिकॉज यहां पर लाइक कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट वाली चीजें नहीं चल रही, वो फिलॉसफी नहीं चल रही है। जो वर्किंग क्लास है वो इकोनॉमिक बेसिस पे एक्सप्लॉइटेड थे, बट दलित्स सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तीनों बेसिस पे ही कहीं ना कहीं आपके एक्सप्लॉइटेड रहते हैं। फिर उसके अलावा यहां पर हिस्टोरिकल रीजंस हैं, वहां पर भी हिस्टोरिकल रीजंस हैं, सेम है वो चीज। बट बात यह है कि जब हम बात करते हैं कास्ट मूवमेंट की, तो वहां पर वायलेंस बहुत कम देखने को मिलता है, बट क्लास मूवमेंट में 90% या आप कह सकते हैं मेजॉरिटी टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, वायलेंस देखने को मिलता है। वो हिंसक हो सकती है। इसके अलावा यहां पर पूंजीपतियों को हटाने की बात नहीं की जाती, बट आप देखेंगे कि जब कैपिटलिस्ट क्लास की बात करते हैं हम क्लास मूवमेंट में, तो कैपिटलिस्ट क्लास को एलिमिनेट करने की बात करते हैं आपकी क्लास मूवमेंट। तो यहां पर ये बेसिक फर्क था जो आपको पता होना चाहिए अबाउट दी, क्या ये क्लास मूवमेंट या क्लास मूवमेंट है। नाउ इसी से एक चीज लाइक आपको और समझनी होगी, लाइक दलित कॉन्शियसनेस में किसका ज्यादा हाथ है। जैसे दलित कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, तो इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो दो चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। वन इज कहीं ना कहीं दलित लिटरेचर, और दूसरा है दलित आंदोलन। तो यहां आप एक चीज समझिए कि दलित लिटरेचर इटसेल्फ कहीं ना कहीं एक मेजर भूमिका निभा सकता है, जिससे दलित कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं फलीभूत हो सकती है, वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब देखिए दलित लिटरेचर का यहाँ पे क्या काम रहेगा, पहली चीज तो कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं इन्वोक करेगा, कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई किताब पढ़ता है, अब वो किताब पढ़ेगा तो उससे उसे पता लगेगा कि क्या समस्याएं चल रही हैं और उसका क्या निदान है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऑथर लिखेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी। इसके अलावा अब दूसरा बेनिफिट इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं सहानुभूति उत्पन्न होगी गैर दलित्स में भी, मींस जो हम सिंपैथी की बात करते हैं एथिक्स में, वो कहीं ना कहीं सृजन करने लगेगी, ओरिजिनेट होने लगेगी गैर दलित्स में, क्योंकि उनकी परेशानी जब वो समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो गैर दलित है वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लाइक ऐसा हुआ नहीं है पहले। आप देखिए अगर हम बात करते हैं कि ईसा पूर्व की, तो वहां पर भी आपको इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनमें भी देखने को मिली है। सेम चीज अगर हम बात करें तो गांधी जी इसका एग्जांपल है, और भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो आप ये कह सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे आर्य समाज की मूवमेंट है, वहां पर भी कास्ट बेस्ड सिस्टम को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने की बात की गई है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये बेसिकली गैर दलित के अंदर जो कॉन्शियसनेस जागी थी दलित लिटरेचर के कारण, उसी का तो रिजल्ट है। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि लाइक ये जो आपके दलित लिटरेचर है ये फलीभूत क्यों नहीं हो पाई, अब इसके पीछे 3-4 रीजन है। मतलब वैसे तो गैर दलित मूवमेंट्स वगैरह ये सब कुछ चली भी हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें दलित लिटरेचर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इंपैक्ट करने में फेल हो गई। ऐसा क्यों? पहली चीज, ये लिटरेचर या तो हिंदी में लिखी गई थी या इंग्लिश में लिखी गई थी। अब हिंदी और इंग्लिश, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप एक बात समझिए कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं बात कर रहा हूं कि भैया अगर ये टेक्स्ट लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता तो ज्यादा इंपैक्ट डालता या ज्यादा असर करता, क्योंकि आप एक बात समझिए कि अभी तक तो, आजादी से पहले तक तो इतनी ज्यादा पढ़ने की सहूलियत थी ही नहीं इनके पास, तो ये कहां से अपनी लिटरेचर को पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लिटरेचर इतनी कॉस्टली थी ना, मतलब पहली चीज तो होगी लैंग्वेज बैरियर, लिटरेचर वो क्यों फेल हुआ, पहली चीज आ गई लैंग्वेज बैरियर। दूसरी चीज यहां पर जो आपको याद रखनी है कि भैया जो लिटरेचर बनाई भी उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी। आप एक बात समझिए कि एक ऐसे हम सेक्शन की बात कर रहे हैं जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, अब वो किताबें खरीदने के लिए इतना पैसा कहां से लाएगा, अब पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये दलित लिटरेचर सिर्फ महज लाइब्रेरी की शो बन के रह जाएंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई कि कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हाई थी, जिसे अफोर्ड नहीं कर पाए। उसके अलावा दलित्स में रिलीजन का भी डर था, क्योंकि रिलीजन अभी भी भारत में प्रमुख माना जाता है, और रिलीजन का डर है कि वो दलित ये मानते हैं कि अधिकांश, अब तो मेरे को लाइक अभी का तो नहीं पता, मैं आजादी के समय की बात कर रहा हूं, कि भैया हमारे पुराने पाप है जिसकी वजह से हमें ऐसा जीवन मिला है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझते थे अपनी आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल शोषण का। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से दलित लिटरेचर ज्यादा पनपा नहीं। अब लास्ट चीज जो आपको याद रखना है कि भैया एक इंसान है जो डेली रोजमर्रा में इस चीज के जुगाड़ में लगा हुआ है कि भैया मेरे घर के लोगों को खाना मिल जाए। अब ऐसे इंसान के पास क्या इतना समय होगा कि वो विद्रोह कर सके? ये भी एक लग्जरी होती है। मैं एक बात बताता हूं, विद्रोह करना भी एक लग्जरी है। अगर आप मुझे आज की डेट में कहें कि सर आप हमारे साथ किसी हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं शायद ना कर पाऊं, बिकॉज मेरे को अपना घर चलाना है अभी। अब अगर घर चलाना है तो उसके लिए पैसे कमाने होंगे, और अगर पैसे कमाने हैं तो काम पे जाना पड़ेगा भैया। तो ये जो लाइक हम कहते हैं कि विद्रोह करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लिटरेचर पढ़नी चाहिए, इट्स अ लग्जरी थिंग, और हर कोई इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई दलित लिटरेचर आपकी कहीं ना कहीं उस काम को, उस चीज को अचीव करने में असफल रही। अब दलित आंदोलन के क्या इसमें रोल रहा? देखिए दलित आंदोलन की अगर हम बात करें तो दलित आंदोलन कहीं ना कहीं जो आपके जो भी वर्ग है दलित वर्ग, उनके आपस में गठजोड़ को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं डिबेट डिस्कशंस को इंक्रीज करता है। डिबेट डिस्कशन से जो निष्कर्ष निकलता है वो अच्छा रहता है। अब दूसरी चीज, इससे जब आंदोलन स्टार्ट होंगे तो इससे दलित नेता आएंगे, लाइक लीडर्स आएंगे। ये दलित लीडर आगे चलकर दलित समुदाय की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक डिमांड्स हैं, उनको पॉलिटिकल फ्रंट पे रखेंगे, और यहां से आप देखेंगे राजनीति सशक्तिकरण इनका, और यहां से इंपावरमेंट से कहीं ना कहीं आगे चलकर इन्हें और बेनिफिट मिल सकता है।
तो ये एक्चुअल में आंदोलन का फिलॉसफी हुआ। बट क्या एक्चुअल में यहां पर कुछ चीज मिसिंग है? क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइक सपोर्ट करती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट है? क्या है? तो इसे समझाने के लिए मैं ये कहूंगा कि जो दलित लिटरेचर है, ठीक है जी, डीएल लिख रहा हूं इसे मैं, और जो दलित आंदोलन है, डीए, ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। कैसे? देखिए, दलित साहित्य जो है, लिटरेचर जो है, ये कहीं ना कहीं दलितों के अंदर जागरूकता बढ़ाएगा। इट मींस कि पीपल विल स्टार्ट लाइक थिंकिंग लाइक पॉजिटिविटी, कि यहां पर हमें ये परेशानी है, इसको हम कैसे दूर करें। वो सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे कि लाइक अगर कोई पॉलिटिकल इशू है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कस करें, इकोनॉमिक इशू है तो वो किस स्टेज पे डिस्कस करें, वो चीजें लाइक वो दलित के अंदर जागरूकता आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो सहानुभूति मिलेगी गैर दलित की, वो भी है। अब अगर आपको पता हो, लाइक कई बार आपने ऐसे आंदोलन देखे होंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। SC/ST एक्ट के जो लाइक प्रावधान थे, जिसमें लाइक सजा का प्रावधान दिया गया था, तो एक बार गवर्नमेंट अपना लाइक जो पक्ष है वो रखने में नाकामयाब रही। तो ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल निकाला, जिसके बाद ये कह दिया गया कि भैया ये जो एट्रोसिटी एक्ट के अंडर जो ऑफेंस है वो बेलेबल कर दो। कुछ उसमें चेंजेस आ गए थे, बट बाद में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा दलित समुदाय के आगे जब आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, दलित साहित्य के थ्रू आप बौद्धिक वर्ग, जो चाहे आपका दलित हो चाहे गैर दलित हो, इन दोनों समुदाय के बीच में तालमेल अच्छा बिठाते हैं। तो पहली चीज तो इंक्रीज अवेयरनेस। दूसरी चीज जो लाइक बॉन्डिंग है दलित एंड गैर दलित के बीच में, और जो वो चीजें हैं वो इंप्रूव करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं आंदोलन आपका सशक्त होगा। आंदोलन सशक्त होगा तो एक्चुअल में इससे आंदोलन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको दलित लिटरेचर को और ज्यादा प्रमोट करना होगा, और इससे दलित लिटरेचर भी प्रमोट होगा। मींस आंदोलन के अंदर लाइक आप ये देखते हैं कि भैया अभी ये प्रॉब्लम हमारी इस सेक्शन की बाकी है, अब हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए लिटरेचर पब्लिश होगा, जैसे आर्टिकल आएंगे न्यूज़पेपर में, हो सकता है कोई किताब छपे या कुछ ऐसी चीजें। तो इससे कहीं ना कहीं हम क्या प्रमोट कर देंगे, लिटरेचर को, और इससे कहीं ना कहीं जो आपका आंदोलन चल रहा है उसको ऊर्जा मिलती रहेगी। तो इन जनरल ये दोनों एक दूसरे को टेंडम में सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे दलित के उत्थान के लिए सबसे पहले दलितों ने ही कहीं ना कहीं एफर्ट किए। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे आप बुद्धिज्म को देखिए, बुद्धिज्म में किसी भी तरह का कोई भी लाइक भेदभाव नहीं है। आप बात करते हैं लाइक यू टॉक अबाउट जैनिज्म, वहां पर भी कुछ ऐसा भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं? बिकॉज यहां पर इन्होंने इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया। दे फील लाइक कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी को डिवाइड करता है, और इस वजह से भी जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने टाइम पे बहुत ज्यादा फैला भी। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में क्षत्रिय थे जो, उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। जैनिज्म में भी क्षत्रियों ने प्रमोट किया है कहीं ना कहीं इक्वालिटी को। सेम आगे चलकर हम अगर बात करें, आपने शायद पढ़ा होगा गुरु नानक देव जी ने भी एक इक्वल सोसाइटी की कहीं ना कहीं कल्पना की थी। तो इक्वल सोसाइटी की कल्पना करते हुए उन्होंने जैसे कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट दिया, जहां पर सभी लोग, चाहे वो दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, स्वर्ण जाति का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक जगह बैठ के ही खाना खाते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब भक्ति मूवमेंट चली तो वहां पर भक्ति मूवमेंट में भी इस चीज का थोड़ा बहुत असर या टेंच देखने को मिला, जहां पर इक्वालिटी की बात की गई। इसके अलावा कबीर ने भी अपने दोहों में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। फिर आप मान के चलिए कि दलित सेक्शन में कहीं ना कहीं अवेयरनेस जनरेशन होता है। इसके बाद वहां से भी जैसे रविदास जी आते हैं, और बहुत से ऐसे लीडर आते हैं जो आगे चलकर, जैसे BR अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी, और कुछ एक आपका यहाँ पर हाथ रहा अंग्रेजों का भी, जिसकी वजह से वेस्टर्न थॉट प्रोसेस का भी, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में चेंज आया। और इसी का रिजल्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में रिजर्वेशन है, जिससे हम दलित के उत्थान की बात करते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि 19वीं सदी में विवेकानंद जी थे, आपके गांधी जी थे, लोहिया जी थे, राम मनोहर लोहिया जी, रामास्वामी नायकर, इन सभी ने वर्क किया। इसके अलावा साउथ में भी दलित वर्ग के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिनका नाम आप यूज कर सकते हैं, पेरियार जी। इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। अब आपको मैं दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं। एक गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। गांधी जी ने कहा कि भैया हरिजन, हरिजन का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये कहते हैं कि हरि मतलब भगवान, भगवान के लोग। तो आप इन हरिजन को कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? मतलब ये वो इंसान है जिनमें परमात्मा बसता है। हर इंसान में वैसे तो परमात्मा बसता है, तो आप जिसके अंदर परमात्मा बसता है उसको कैसे आप किसी को दलित कह सकते हैं, किसी को ट्राइबल कह सकते हैं? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहां से गांधी जी का हरिजन का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विवेकानंद जी का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया गरीबों में भगवान बसता है। तो यहां पर गरीबों का मतलब इनका ये भी था कि जो एक्चुअल में दलित वर्ग है उनके उत्थान की बात की थी उन्होंने। तो हरिजन और ये लाइक दरिद्र नारायण, ये दो कॉन्सेप्ट्स को आप अपने एग्जाम में अगर कोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आंसर में वो बल आएगा, वो ताकत आएगी जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला सकती है। तो ये चीज याद रखना कि ये थॉट प्रोसेस जो है ये गैर दलित लीडर्स का था। अब बात करते हैं दलित लीडर्स के थॉट प्रोसेस की, तो जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने ये कहा दलितों से कि भैया आप शिक्षित बनो, आप पढ़ो लिखो, विद्वान बनो। इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंपावर कर पाएंगे और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। दूसरी चीज, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने की कोशिश की, जिससे कि आपस में जो ये इंटरकास्ट मैरिज होगी तो आपस में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से सरकार लाइक कुछ धनराशि भी देती है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तीसरी चीज जो आप यहाँ पर लाइक BR अम्बेडकर जी की सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ये है, इन्होंने कहा कि पुरोहित की नियुक्ति के लिए आप परीक्षा आयोजित कीजिए, पेपर लीजिए, एग्जाम होगा तो उस एग्जाम को कोई भी दे सकता है, तो कोई भी आकर पुरोहित लग सकता है। चौथी चीज, इन्होंने ब्राह्मणिज्म का कहीं ना कहीं विरोध किया, इसके अगेंस्ट थे ये, क्योंकि ब्राह्मण ही मेन कारण है जिसकी वजह से सोसाइटी में ये डिवीजन देखने को मिला था। तो एक्चुअल में ये चार चीजें, ऑल्दो हिंदुइज्म को इन्होंने छोड़कर बाद में बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, बिकॉज उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था अपनी लेटर लाइफ में। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि बेसिकली जब आप पेपर में लिख रहे हो किस तरह के वर्ड्स को यूज करें, किस तरह के थिंकर्स को यूज करें। तो हमारे इस पेपर में सोशल जस्टिस वाले में थिंकर्स, कोट्स, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और साथ के साथ ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं आपके एसे राइटिंग में भी। तो कोशिश करना कि उस हिसाब से तैयार करना कि एसे में आए, जेएस पेपर 1, 2, 3 किसी में भी आए, आप इजीली इस टॉपिक को हैंडल कर सको। आइए अब बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की। देखिए अगर बात कीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब की ना, तो इनकी समस्याएं बहुत अलग हैं। आप मान के चलिए आज़ादी के बाद से कुछ सालों तक, मतलब 30-40 साल तक एक ही डिपार्टमेंट था जो SC/ST दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था। बट बाद में गवर्नमेंट को समझ में आया कि देखिए इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स है ना अलग अलग है। एक मेन स्ट्रीम में रहकर कहीं ना कहीं अलग हो रखा है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का फेस कर रहा है, एक मेन स्ट्रीम से अलग होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। तो ये दो अलग अलग कारणों की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसका सोल्यूशन एक नहीं हो सकता। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं सोल्यूशन देने के लिए दो अलग अलग मिनिस्ट्री बनी, एक सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग आपकी मिनिस्ट्री बनी एंड अदर वन इज फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में नेशनल कमीशन की बात भी की गई है।
पहले SC ST के लिए एक ही कमीशन हुआ करता था, बट बाद में प्रावधान बनाया गया कि दोनों के लिए अलग कमीशन बनेगा, और तीसरे में तो हमने एक और आपका कमीशन ऐड कर दिया जो बैकवर्ड क्लास की जो मैटर है उनसे डील करेगा। तो हमें यह समझना होगा कि दैट एक ऐसे इंसान है जो सोसाइटी में रह के कहीं ना कहीं भेदभाव को फेस कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, और उनके कल्चर को भी हमें संभाल के रखना है, क्योंकि उनका कल्चर डिस्टिंक्ट है, अलग है, विभिन्न है, बट येट दे आर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड इनके भी कुछ एस्पिरेशन होंगे देश को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू देम कि वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को डेवलप कर सकें। अब इसी में आप देखते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट ये प्रमोट करती है कि भैया आप अपने एरिया को अपने अकॉर्डिंगली रूल कर लीजिए। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है पेसा एक्ट वाला, फिर कुछ एक स्टेट्स में जैसे ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने की बात हुई, तो ये चीजें सब हैं, बट क्यों है? बिकॉज दे हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को हमें समझना होगा, और जब तक हम उस आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे तब तक ट्राइबल पॉपुलेशन की जो इश्यूज हैं उसको हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जैसे आपको आज से 2-3 साल पहले का एक आर्टिकल याद होगा, एक अमेरिकन पर्सन था, ही वेंट टू अ सर्टेन आइलैंड, और वहां पर वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो किसी के साथ ना इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने उस पर्सन को मार दिया। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्राइबल पॉपुलेशन इंटरेक्शन ज्यादा पसंद ना करती हो सकता है कई पसंद भी करती हो, बट इंटरेक्शन या ग्लोबलाइजेशन से क्या इनके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मोनोकल्चर को प्रमोट करता है। आप देखिए, आने वाले कुछ सालों में भारतीय कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। आज की डेट में भी कल्चर मोर और लेस वैसा ही है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो भारतीय सभ्यता बाकी है वो भी कहीं ना कहीं एक दौर आएगा ऐसा, बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो जाएगी। यहां पर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना बुरा नहीं है, बट बात यह है कि हमें अपनी रूट्स को भी कहीं ना कहीं संजो के रखना चाहिए। तो ट्राइबल पॉपुलेशन जब भी भारी दुनिया से इंटरेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं इनके कल्चर जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और यही कारण है कि गवर्नमेंट ने इन्हें रिजर्वेशन भी दी है, प्लस कुछ ऐसे प्रावधान बनाए हैं, जैसे आप शेड्यूल 6 एरिया 5 एरिया के बारे में बात करते हैं, कुछ रेगुलेट करने की कोशिश की है, सो दैट बाहरी लोग आकर इनका शोषण ना करें। जैसे आपने शायद पेसा एक्ट वगैरह के बारे में सुना होगा, जैसे मनी लैंडिंग का जो काम है, बिजनेस है, वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। सेम आप किसी भी, जैसे ये जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स है, ये जातीय लोग किसी और जाति के लोग को अपनी जमीन नहीं बेच सकते। मतलब जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में इंसान आता है, आप उसकी जमीन वगैरह परचेज नहीं कर सकते जो ट्राइबल एरिया में पड़ती है। अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, तो ये डिफाइन किया गया आर्टिकल 342 में भारतीय संविधान में। अब क्या वो डेफिनेशन, आप एक बार उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में भी आपको पढ़ाया हुआ है, सोसाइटी में भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो मोर और लेस इसके बारे में आपको आइडिया होगा। भारतीय जनसंख्या का अगर माने तो लगभग 8% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन की है। मतलब ज्यादातर आपके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, शहरों में बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन का भी इतना बेनिफिट नहीं उठा पाते। इनमें से कुछ एक समुदाय के ही लोग हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन की जो रिजर्वेशन है इसका फायदा उठा पाते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से अधिकांश जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन आज की डेट में भी पिछड़े हुए हैं। अब आप किन बेसिस पे ये कह सकते हैं कि कोई ट्राइब आपकी प्रिमिटिव ट्राइब है या आपकी लाइक शेड्यूल ट्राइब में आती है, तो आपको ये समझना होगा कि इनकी खेतीबाड़ी या रहने सहने का तरीका बहुत प्रिमिटिव होगा, नेचर से जुड़ा हुआ होगा। कहीं ना कहीं ये अभी भी ब्रिक्स और मोटार के बेसिस पे जो घर बनते हैं उनके बारे में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, ये अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। तो ये सबसे पहला ट्रेट है। दूसरी चीज, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मींस ये जो आपके ट्राइब्स हैं काफी सालों तक ऐसा हो सकता है कि लोगों से कांटेक्ट में ना रहे हो, अभी भी कांटेक्ट में ना हो, तो ये इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर है। देन इनका जो कल्चर है आसपास के एरिया से बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है पेड़ों के अंदर मान्यता हो, पेड़ों में पूर्वज दिखते होने, हो सकता है कोई और चीज हो, लाइक इनका जो कल्चर है, पहनावा है, वो भी अलग हो सकता है, या और भी चीजों के अंदर फर्क देखने को मिल सकता है, जैसे फेस्टिवल्स के अंदर भी। तो वो कल्चरल डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये बाकी कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करने में शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये आइसोलेटेड भी रहते हैं काफी समय तक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन की स्किल्स हैं वो काफी पुराने हैं, जिसकी वजह से आज भी ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के पार्ट नहीं है। तो ये आपको ब्रॉड डाटा आपको याद रखना है कि हाउ वी कैन से कि कोई ट्राइब आपका शेड्यूल ट्राइब एरिया में मतलब कैटेगरी में काउंट होता है। अब गवर्नमेंट ने मतलब ज्यादातर अगर हम मैप करें तो आपको गवर्नमेंट के मैप में ये देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश वाला एरिया, देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ऑल्दो आपको 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल भी पॉपुलेशन की नहीं देखने को मिलती है, जैसे दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़। तो ये कुछ आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो लगभग 0 देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक चीज गलत मेंशन करके, दिल्ली एनसीआर आपका यूटी में आएगा, ना कि आपका इसमें आएगा स्टेट्स में, तो इस चीज को आप करेक्ट कर लेना। देन अगर इनके लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो लिटरेसी रेट कुछ अच्छा तो नहीं है। ओवरऑल इनका लिटरेसी रेट 59% के आसपास है, जिसकी वजह से एक्चुअल में इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी जो 59 के आसपास आपको इनका लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है, तो मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम। अब ओवरऑल अगर बात करें तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे मेरे राइट्स के बारे में नहीं पता होगा। अगर मुझे मेरे राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तो मैं उनको डिमांड भी कैसे करूं? अब गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, और इससे ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, बट अगर मैं उस स्कीम के बारे में जानता ही नहीं, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं है, तो मैं क्या उस वाकई स्कीम का बेनिफिट उठा पाऊंगा? अब गवर्नमेंट कई बार जैसे आधार की बात करती है या बात करती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं। उन फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि ये खुद तो फॉर्म भरते नहीं है, सामने कोई भर रहा होता है तो वो गलती कर देता है, तो उसका भी खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है, जहां पर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में। तो कुछ वैसी प्रॉब्लम भी रहती है। उसके अलावा इनको जैसे लिटरेसी रेट कम है, तो अभी भी जो इनकी चिकित्सा का प्रणाली है दैट इज वेरी ओल्ड। अनटिल और अनलेस जब तक ये आप ये कह लीजिए बहुत भयंकर बीमारी से शिकार ना हो, तब तक कहीं ना कहीं इनमें एक चीज देखने को मिलती है कि ये मॉडर्न मीन्स ऑफ मेडिसिन को यूज नहीं करते, जिसकी वजह से इनका जो मोर्टेलिटी रेट है काफी हाई हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक इशू बता रहा हूँ लिटरेसी से रिलेटेड, बट ओवरऑल हम सब कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे जैसे पीवीटीजी के बारे में, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, मतलब जिसके बारे में यूपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में। अब ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस का है, प्रीलिम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। फिर इनके कंसर्न्स के बारे में जानेंगे पीवीटीजी के, देन जो जनरल इश्यूज है उनको समझेंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किस फ्रंट पे काम करने की बात की है, लाइक इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या कुछ इनके लिए किया गया है उसके बारे में जानेंगे, और उसके अलावा हम इंपॉर्टेंट कमिटीज जो इनसे रिलेटेड है उनके बारे में भी समझेंगे। तो इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में ट्राइबल कम्युनिटी की प्रॉब्लम क्या है,
और उनका क्या सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, उसकी तरफ हम वर्क करेंगे। जैसे एमएसपीज वगैरह के बारे में, ट्राइबल मिनिस्ट्रीज के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो सब चीजें जब हम कवर कर लेंगे ना, तो एक होलिस्टिक आइडिया मिल पाएगा हमें। और अगर ये आइडिया आपका कंक्रीट रहा, ठीक रहा, तो इससे आपको बहुत से सेगमेंट के क्वेश्चंस को हल करने में मदद मिलेगी। तो कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। कल के लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि सभी ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद अलग अलग सेगमेंट्स के प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसको भी जानेंगे। अभी एक रिसेंटली ना डेली क्राइम करके एक सीरीज आई है, उसमें भी एक ट्राइब के बारे में बात किया गया है, डिनोटिफाइड ट्राइबल्स। हम उसको भी जानेंगे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों हमें उसके बारे में जानना चाहिए। बिकॉज कई बार हो सकता है यूपीएससी इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। बिकॉज अमूमन मैं वैसे ऐसा कहता तो नहीं हूँ, बट रामानुजम के बारे में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में और उसी साल उसके ऊपर मूवी भी आई थी। तो कुछ रिस्क नहीं लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बनता हो तो हम उसको एड्रेस कर सके, एटलीस्ट हम उन सभी एंगल और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।